Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। सो आज करंट इवेंट्स के इस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, और इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना, मतलब कि जो प्रेस होता है ना, जैसे जर्नलिज्म जिसको हम यहाँ पर कहते हैं, है ना, तो उसमें जो जर्नलिस्ट यहाँ पर होते हैं उनको कितने अलग अलग तरीके की फ्रीडम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, मतलब उनके ऊपर कोई रोक टोक लगाई जाती है क्या, या वो जो भी लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो आसानी से बोल पा रहे हैं। मतलब कि जो प्रेस वाले लोग होते हैं, चाहे वो टीवी वाले हों, चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हों, है ना, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वहाँ पर जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर आपको देखने को मिलेंगे, उनको यहाँ पर कितनी फ्रीडम है। तो उस फ्रीडम में यहाँ पर क्या है कि वो देखा जाता है कि भाई किस कंट्री में ज़्यादा फ्रीडम है ना, ज़्यादा फ्रीडम होगी तो वो उनकी रैंकिंग जो है वो अच्छी होगी, और जिन कंट्रीज़ में यहाँ पर क्या है कि उनको लगता है कि फ्रीडम नहीं है, तो उन कंट्रीज़ की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर ख़राब होगी। तो भारत की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर क्या है ना, क्या भारत में जो प्रेस है उसको यहाँ पर फ्रीडम दी गई है या नहीं दी गई है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेटेस्ट जो इंडेक्स यहाँ पर आया, भारत की क्या रैंकिंग है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, पर्पस क्या होता है, जो इवैल्यूएशन होता है रैंकिंग का वो किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। तो बहुत कुछ जानने को है और बहुत अच्छी तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात करेंगे न्यूज़ में क्यों है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपके एग्जामिनेशन के लिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे है ये यहाँ पर कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है, तो याद रखिएगा ये 3 मई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट होता है, वो 3 मई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। द 20th एडिशन, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाज पब्लिश बाय द रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं RSF, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर मतलब यहाँ पर आपने लिखा हुआ है RWB होना चाहिए ना इसका एक्रोनिम, लेकिन आपने यहाँ पर लिखा हुआ है RSF और इसको आप बोल रहे हो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि RSF का मतलब होता है रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स, ठीक है, रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स यहाँ पर होता है। लेकिन जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर है वो यहाँ पर क्या है, वो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ कि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने सेलिब्रेट किया, और इसी उपलक्ष्य पे हमने जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसका 20th एडिशन, दूसरा क्वेश्चन आपके करंट इवेंट का वो ये है कि इस साल जो 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करी गई, ये कौन सा एडिशन था, तो 20वां एडिशन था। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो याद रखिएगा रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स के द्वारा इसको जो है वो यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। अब इस साल की जो यहाँ पर इंडेक्स है ना, इसमें टोटल 180 कंट्रीज को जो है वो यहाँ पर इवेल्युएट किया गया, है ना। मतलब टोटल जो रैंकिंग बनी वो कितनी बनी, वो बनी 180 कंट्रीज की, और भारत को जगह मिली है 150। मतलब क्या भारत में सच में फ्रीडम जो है वो प्रेस की इतनी ज़्यादा जो है उस पर रोक लगा कर रखी गई है ना। क्योंकि भारत देख रहे हो आप लगभग, मतलब क्या है कि पीछे आपको देखने को मिल रहा है, 180 में से 150वीं पोजीशन पर जो है वो भारत है, जिससे यहाँ पर हमको एक बात ये समझ में आ रहा है कि जो प्रेस फ्रीडम है वो भारत में क्या है कि वो बहुत बुरी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये जो टॉपिक है पूरे देश में इसके ऊपर चर्चा यहाँ पर की जा रही है ना, और ये मैं आपको भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, है ना, अभी इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में देख लेते हैं। इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मई को, है ना। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपका जो ज्ञान है वो यहाँ पर क्या होता जाएगा, वो आपको याद होता जाएगा। द डे वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1993, मतलब कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मतलब यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है ना, उसने बोला 1993 में कि भाई ये जो पर्टिकुलर डे है ये सेलिब्रेट किया जाए, और फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन 1991। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। यूनेस्को जो है इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर है, ये आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, है ना। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इसी तरीके से जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स है ना,
इनका भी हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी पेरिस में है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, तो ये भी आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। तो यूनेस्को की एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला 1993 में कि इस तरीके का एक जो डे है वो यहाँ पर सेलिब्रेट होना चाहिए। द डे ऑल्सो मार्क्स द 1991 विंडहॉक डिक्लेरेशन, जो यहाँ पर क्या है कि ये यूनेस्को के द्वारा एक विंडहॉक डिक्लेरेशन यहाँ पर लिया गया था, तो उसी के साथ यहाँ पर क्या है कि इस डे जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर होती है। इट एम टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्री इंडिपेंडेंट एंड प्लुरलिस्टिक, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर प्रेस की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि वो फ्री तरीके से काम करे, मतलब सरकार का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो अपने डिसीजन के साथ यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो और सभी लोगों को यहाँ पर क्या है कि सभी लोगों की चीजें जो है वो यहाँ पर कवर की जाए, मतलब कि प्लुरलिस्टिक यहाँ पर जो अप्रोच है उसको यहाँ पर फॉलो करें। तो इस पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि भाई हम इस तरीके से जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। अब अति महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि भाई जो 2022 का है ना, यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इसकी थीम क्या है 2022 की, तो याद रखिएगा बोला जा रहा है कि जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, है ना, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज जो है वो इस बार की इसकी थीम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 2022 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है इसकी थीम भी आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, तो याद रखना कि ये कब से पब्लिश हो रहा है, 2002 से यहाँ पर इसको पब्लिश किया जा रहा है रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स के द्वारा, जिसको हम रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, बेस्ड इन पेरिस, मतलब हेडक्वार्टर पेरिस में। आरएसएफ जो है एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है विद कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, द काउंसिल ऑफ यूरोप एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, जो भी यहाँ पर ये फ्रेंकोफोन यहाँ पर दिया हुआ है OIF, ठीक है। इससे यहाँ पर इसको क्या है कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है जिसको काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं और वो इस फील्ड में यहाँ पर काम करेगा। OIF जो है, ये जो OIF यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशन का एक कलेक्टिव ग्रुप है ना। एज सच यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग यहाँ पर नेशंस हैं उनका एक कलेक्टिव ग्रुप यहाँ पर होता है जिसने यहाँ पर जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स हैं उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है। द इंडेक्स रैंक कंट्रीज एंड रीजन्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू द जर्नलिस्ट, है ना, मतलब जो भी यहाँ पर जर्नलिस्ट होते हैं उनको कितनी फ्रीडम यहाँ पर अवेलेबल है उसके बेसिस पे क्या होता है कि सभी लोगों को, सभी कंट्रीज को जो है वो यहाँ पर रैंक करेगा। हाउएवर इट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑन द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म, है ना, मतलब कि जर्नलिज्म की क्वालिटी यहाँ पर क्या है इसको ये ध्यान नहीं देता है। इसमें केवल इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि जो भी जर्नलिस्ट होते हैं उनको फ्रीडम यहाँ पर कितनी प्रोवाइड करी गई है। बस बेसिक यही जो है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो क्वालिटी वगैरह है इसके ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं किया जाता। अब जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पर क्या है कि देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इसमें जो स्कोर होगा ना वो 0 से लेकर 100 तक होगा, है ना। अगर आपको 100 मिल गया इसका मतलब आप बेस्ट हो, और अगर मान लीजिए कि 0 है तो इसका मतलब आपको वर्स्ट देखने को मिलेगा, है ना, मतलब कि 0 पे वर्स्ट हो गया और 100 पर बेस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो स्कोरिंग यहाँ पर होती है। अब जो इवैल्यूएशन यहाँ पर होता है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें 5 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। 5 जो भी यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल यहाँ पर इंडिकेटर्स है वो देखने को मिलेंगे, जैसे पॉलिटिकल यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, लीगल फ्रेमवर्क देखा जाता है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी, है ना, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी, है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस किया जाता है और इसके बेसिस पे पूरा का पूरा जो इवैल्यूएशन होता है अलग अलग कंट्रीज का वो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर रैंकिंग जो है वो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगी। जैसे पहली बात अगर हम करेंगे तो पहले नंबर पर है नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। फिर दूसरे नंबर पर डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी क्या है भाई, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ये 3rd नंबर पर है। तो पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर स्वीडन, फिर एस्टोनिया हो गया, फिनलैंड वगैरह, ये 4th और 5th पोजीशन पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। नॉर्थ कोरिया जो है वो सबसे आखिरी पोजीशन पर है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की जो पोजीशन है वो कौन से नंबर पर है, वो 180th नंबर पर देखने को मिलेगा, मतलब कि 180 कंट्री में सबसे लास्ट में जो है वो यहाँ पर कौन है, नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की जो सुप्रीम लीडर है उनका नाम है किम जोंग यून, ठीक है। रशिया की जो पोजीशन है वो यहाँ पर 155 है ना, मतलब रशिया की पोजीशन इंडिया से भी आपको खराब देखने को मिलेगा। अच्छा, पड़ोसी देशों में अगर हम बात करेंगे ना
तो नेपाल की जो पोजीशन है ना, नेपाल की पोजीशन अगर आप देखोगे तो 76 पोजीशन पर है। मतलब कि नेपाल में इंडिया से ज़्यादा आपको फ्रीडम देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया की पोजीशन 150 है और नेपाल की जो पोजीशन है वो 76 पोजीशन पर आपको देखने को मिल रहा है। इंडेक्स प्लेस पाकिस्तान एट 157 पोजीशन, पाकिस्तान हमसे पीछे है। श्रीलंका जो है वो 146 पोजीशन पर है, श्रीलंका हमसे आगे है। बांग्लादेश 162 पर है और म्यांमार जो है वो 176 पर है। तो अगर हम यहाँ पर एशियन कंट्रीज में हमारे अड़ोस पड़ोस में देखेंगे तो हमसे यहाँ पर आगे कौन है भाई, हमसे आगे है यहाँ पर बांग्लादेश 76 पर और श्रीलंका 146 पर। और चाइना की पोजीशन और भी खराब है, ये यहाँ पर देख सकते हैं 175, क्योंकि हमें पता है कि रशिया चाइना वगैरह में जो फ्रीडम है वो उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब इस फोटो पर आइए। यहाँ पर बात करेंगे 2021 के बारे में और यहाँ पर बात करेंगे 2022 के बारे में। ठीक है, चलो तो श्रीलंका की जो 2000 जैसे भूटान की पोजीशन अगर आप देखोगे ना तो भूटान की पोजीशन थी 65 है ना, लेकिन 2022 में कितनी हो गई है, 33 हो गई है। मतलब भूटान ने इंप्रूवमेंट करी है। श्रीलंका में जो नेपाल में अगर आप देखोगे तो 106 पोजीशन पर था और अभी देखोगे अगर आप तो 76 पोजीशन पर आपको नेपाल देखने को मिलेगा। श्रीलंका पहले 127, 146। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो इंडिया के बारे में ध्यान रखनी है कि इंडिया की जो यहाँ पर क्या थी भाई, 2021 में पोजीशन थी वो 142 थी और अभी यहाँ पर क्या हो गया है कि 150 पोजीशन पर हम यहाँ पर आ गए। मतलब कि हमारी जो पोजीशन है वो पहले से खराब हो गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चाइना वगैरह में इंप्रूवमेंट है, बाकी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो एशियन कंट्रीज है हमारे नेबर्स हैं वहां पर पोजीशन आपको ओवरऑल जो है वो खराब देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में। सो इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो पहले 142 थी और अभी जो है वो यहाँ पर कितनी हो गई है, 150th पोजीशन पर आ गई है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि 2016 से अगर हम देखेंगे तो इंडिया की जो पर्टिकुलर यहाँ पर पोजीशन है वो हर साल यहाँ पर खराबी हो रही है ना। मतलब कि इंडिया पोजीशन हैज बीन कंसिस्टेंटली फॉलिंग इन द इंडेक्स सिंस 2016। तो 2016 से यहाँ पर क्या है कि भारत की पोजीशन लगातार खराब हो रही है। भारत की पोजीशन पहले 133 थी और अभी के टाइम पीरियड पर लेटेस्ट जो एडिशन है उसमें 150 हो गई है। द रीजन बिहाइंड फॉल इन रैंकिंग इज द इंक्रीज वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकली जो भी यहाँ पर पार्टीशन मीडिया है वो आप देख सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर जो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर खराब हो रही है, इसके अगर हम कुछ फैक्टर्स यहाँ पर देखेंगे तो पहली बात यहाँ पर यह है कि कई जगह पर अगर आप देखोगे तो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट ना वायलेंस यहाँ पर हो रहा है ना। हमने वहाँ पर एक चीज़ समझी थी, उसमें सेफ्टी के बारे में बात करी गई है कि जर्नलिस्ट जो है उनको कितना सेफ इन्वायरमेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आपकी रैंकिंग खराब होगी। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकली जो पार्टीशन मीडिया है ना, कुछ लोग कुछ पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में इस तरीके की स्थिति जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ लोग जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा जो चीजें हैं ना वो यहाँ पर हमारे देश में खराब चलती हुई दिखाई देंगी। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में बात करेंगे, है ना। कोई भी पूछ सकता है कि मतलब इंडिया इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है ना। इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप इस पे यहाँ पर क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, पहली बात है प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट। According to the index, the media in India among nations reputed to be more democratic faces pressure from increasingly authoritarian और nationalist governments। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जो मीडिया वगैरह है ना उसके ऊपर क्या है कि जो भी मतलब इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, डेमोक्रेसी का या किसी भी कंट्री का जो चौथा इंपॉर्टेंट पिलर होता है वो प्रेस होता है। तो सरकार की तरफ से यहाँ पर क्या है कि भाई बहुत प्रेशर यहाँ पर रहता है ना। और सरकार की बात अगर आप नहीं मानोगे तो फिर क्या है कि सिचुएशन जो है वो थोड़ा आपके फेवर में नहीं जाती हुई दिखाई देगी। काफ़ी प्रेशर यहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो सही तरीके का जो जर्नलिज्म यहाँ पर होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं होता है। फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी कई सारे फॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऑल द पॉलिसी फ्रेमवर्क इज प्रोटेक्टिव इन थ्योरी, इट रिस्टोर्ड टू बी यूजिंग डिफेमेशन, सेडिशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट जर्नलिस्ट क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रांडिंग देम एज एंटी नेशनल। ठीक है, हमारे देश में क्या है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना उसमें भी कई सारी गलतियां हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ आप कुछ लिख देते हो, है ना, तो आपके खिलाफ क्या करेंगे, डिफेमेशन का, सेडिशन का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, है ना, फिर नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लगाकर आपको जो है अलग अलग तरीके के केस लगा देते हैं। कोविड-19 के दौरान जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो रिपोर्टिंग करी थी, ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर बताई थी। आज के टाइम पीरियड पर उनके ऊपर अलग अलग तरीके के चार्ज लगाए गए और उनको सबको जेल में भेजा गया है। गौरी लंकेश जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक मीडिया कर्मी थी, उनकी जो है वो यहाँ पर शॉर्ट डेट हो जाता है, उनको किसी ने मार दिया था। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर यहाँ पर क्या है कि सरकार को लेकर थोड़ा क्रिटिकल अगर आप होते हो ना
तो आज के दौरान पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं जिससे मीडिया कर्मी को यहाँ पर जेल में यहाँ पर भेज दिया जाता है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है वो ये है कि इंडिया इज वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर मीडिया पर्सन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर मीडिया पर्सन। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की जो फिजिकल वायलेंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, पुलिस वायलेंस वगैरह देखने को मिलेंगे, एम्बुशेस बाय द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, है ना, मतलब कि कहीं पर जो मीडिया वगैरह होते हैं तो पॉलिटिकल जो यहाँ पर एक्टिविस्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर वगैरह होते हैं वो उनको घेर लेते हैं। एंड डेडली जो भी यहाँ पर रिप्राइजल बाय द क्रिमिनल गुर और करप्ट लोकल ऑफिशियल्स, ठीक है, डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। कई बार तो जो हमारे मीडिया कर्मी उनको मार वगैरह भी दिया जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो निकल कर यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई देती हैं। फिर एक रीजन है कश्मीर इशू वाला। द सिचुएशन इन कश्मीर रिमेन्स वरीसम एंड रिपोर्टर्स आर ऑफन हरास्ड बाय द पुलिस एंड जो पैरामिलिट्रीज, है ना, मतलब कि कश्मीर वगैरह में क्या है कि रिपोर्टर्स वगैरह जो है वो अपनी बातें उतने खुले तरीके से नहीं कह पाते हैं और जो भी पैरामिलिट्रीज हैं, पुलिस वगैरह है, उनके द्वारा उनको लगातार यहाँ पर जो है वो हरासमेंट उनकी की जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप ये मान सकते हैं कि भारत की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें रैंकिंग थोड़ा सा आपको कम होती हुई देखने को मिली। बाकी ये लद्दाख है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर है। लद्दाख के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है श्री आर.के. माथुर, ठीक है, आर.के. माथुर। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनका नाम है श्री मनोज सिन्हा, ठीक है। पहले जी.सी. मुर्मू जी थे लेकिन अब वो यहाँ पर क्या है कि वो हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ये देना है, काफ़ी हिस्टोरिक डेट है कि जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर चेंज किया गया, उसकी डेट यहाँ पर क्या थी, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था एक कंप्लीट एनालिसिस, हमारी जो लेटेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट यहाँ पर आई है उसके बारे में। आपको क्या लगता है ना, भारत जो लगातार यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म, है ना, भारत की जो रैंकिंग लगातार यहाँ पर खराब हो रही है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है, आप अपने रीज़न भी जो है वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे पहले जो करंट अफेयर के मैंने टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाए हैं, कई सारे लोगों का डाउट होता है कि वो कैसे देखेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पर जाकर magnetbrains.com यहाँ पर टाइप करिएगा तो आपको इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि आप CBSE इंग्लिश मीडियम में जाइएगा, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लर्निंग में जाना है, ठीक है। जैसे आप एक्स्ट्रा लर्निंग में जाओगे तो मेरा ये एक फोल्डर है, आपको दिखेगा करंट ऑनगोइंग इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के जो भी टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। इसको ओपन करने के बाद फिर जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो अटल टनल वगैरह काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर पढ़ाए हैं, उनको आप यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको एक वीडियो जो है वो यहाँ पर ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं, टेस्ट होते हैं, वो 100% फ्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई फीस वगैरह यहाँ पर पे नहीं करना है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देकर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक यहाँ पर सीखने को मिले। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।